हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया। आज 29 मई 2024 जो दिल्ली का शायद सबसे गर्म दिन है, आपके पास एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जो कि आपकी समझ को थोड़ा विकसित ही नहीं करेगा, बल्कि जो एक समस्या है हमारे देश में, या कहे कि एक संशय है, उसको भी क्लियर करेगा। मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ आबादी से संबंधित। भारत की आबादी, भारत की जनसंख्या। और ये भारत की जनसंख्या में कौन से वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है और क्यों है, ये बात को हम समझेंगे। और ये बात मैंने कैसे समझी और क्यों आपको समझ नहीं आई, पहले मैं इस बात पर आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करता हूँ। देखिए, हमारे भारत की जनसंख्या कभी भी पहले के समय में ब्रिटिश लोगों के आने से पहले कोई ज़्यादा नहीं होती थी, जबकि वहाँ की जनसंख्या, ब्रिटेन की जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग होंगे, भारत से अधिक थी। अच्छा, भारत में क्यों नहीं थी? इसका कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। दोस्तों, मैं कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने पहले डॉक्टर अंबेडकर जी की जो अर्थशास्त्र पर थीसिस है, इकोनॉमिक्स पर जो उनका शोध पत्र था, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या, मूलतः भारत में रुपए की समस्या, उसे पढ़ा। उसके बाद एडम स्मिथ, उनको पढ़ा, और फिर पढ़ा कार्ल मार्क्स को। और मैं अपना अध्ययन आगे जारी रखूँगा, क्योंकि मैंने एक प्रण लिया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसको हम कैसे सुधारा जाए। भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है, इसको कैसे समझा जाए। मैं आगे कुछ कहूँ इससे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, और आप पहले के वीडियो में भी जाके देखिएगा कि ये जो मुद्दे होते हैं ना, दीज आर द कोर प्रॉब्लम्स। और इन प्रॉब्लम्स का, हमारी आज की जो समस्याएं हैं, इनका जो समाधान होता है वो हमारे बीते हुए काल में होता है, भूतकाल में होता है। इसीलिए मैं इतना अध्ययन कर रहा हूँ। और इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप क्यों नहीं समझ पाए आबादी की समस्या को, तो इसका कारण ये है कि आपने अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन किया होता, और मैं सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं कहूँगा, असल में जो भी भारत में सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी मार्क्सवाद को ढंग से पढ़ाया नहीं। उन्होंने कभी भी औद्योगिकीकरण का जो इतिहास होता है वो बताया नहीं। जब वो नहीं पता तो समस्याएं कैसे समझ में आएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि समस्या क्या है। चलिए, भारत के अंदर सबसे पहले मैं एक चीज़ दूर कर दूँ कि भारत में आबादी को देखा जाता है धार्मिक रूप से, लेकिन धर्म का आबादी से कोई संबंध नहीं है। किसी धर्म की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। धर्म का आबादी से संबंध नहीं है। आबादी का जो संबंध है वो है औद्योगिकीकरण, थोपना। औद्योगिकीकरण जो थोपा गया, लोगों को लैंडलेस बनाया गया, भूमि अधिग्रहण किया गया किसानों का, उससे संबंध है। चलिए, मूलतः भारत में अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो आती है ओबीसी वर्ग की। उसके बाद आबादी आती है दलित वर्ग की। फिर आबादी आती है जिसे हम कहते हैं जनरल हिंदू या सवर्ण हिंदू, सवर्ण नहीं, द्विज हिंदू। मैं आपको एक बात बता दूं कि सवर्ण और द्विज हिंदू में क्या फ़र्क है। ओबीसी में बहुत सी जाति हैं जो सवर्ण हैं लेकिन द्विज नहीं है। तो द्विज में प्रमुखतः 3 जातियाँ आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। मैं आगे कुछ कहूँ इससे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है कोई जाति से संबंध नहीं है, कोई जाति की भावना से संबंध नहीं है। ये आबादी और औद्योगिकीकरण का आबादी पे प्रभाव, और क्यों इन कुछ वर्गों की आबादी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमारे देश में जो क्लासिफिकेशन है उसको समझिए।
मैंने जैसे पहले बता दिया, धर्म का आबादी से संबंध नहीं है, इसलिए मैंने इसमें मुस्लिम आबादी और क्रिश्चियन ईसाई आबादी को शामिल नहीं किया है, क्योंकि उनका औद्योगिकीकरण से संबंध कम रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओबीसी वर्ग की, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो कि 52% के आसपास पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति जनजाति जो कि 15% पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति की 15, अनुसूचित जनजाति 8% पॉपुलेशन है, और द्विज हिंदू, ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय, द्विज हिंदू जिनकी पॉपुलेशन 9% के आसपास है। अब देखिए कि ये जो आबादी है, ये आबादी क्यों दलितों की और ओबीसी की आबादी इतनी बड़ी, जबकि शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और द्विज हिंदू उनकी आबादी नहीं बढ़ी। देखिए हुआ यूँ, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लैंड का इतिहास बताता हूँ, और यूरोप के और भी देश, फ्रांस और हॉलैंड, ये जो 3 देश थे ये प्रमुखतः पर औद्योगिकीकरण के केंद्र थे। जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ तो इन लोगों को क्या था, जो वहाँ के रजवाड़े थे, बेसिकली जब मशीनें आई तो उनको चलाने के लिए लोग चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के खेती बाड़ी करने वाले लोग थे उनको उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण करना शुरू किया। उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण करके उनको मजबूर किया कि कहीं ना कहीं वो जो ये नए मशीनों वाले टाउन्स, जो नए नगर स्थापित हो रहे हैं, जिन नगरों में मशीनें लग रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वहाँ पर जाएं, क्योंकि उनको लेबर्स की ज़रूरत थी, श्रमिकों की ज़रूरत थी। और क्योंकि जो लोग खेती पे निर्भर थे या अपने पुराने कामों के ऊपर निर्भर थे, उनको उन कामों से हटाना, उनको खेती से हटाना, ये ही उनका प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि वैसा करने पर ही वो निर्भर बन जाते फैक्ट्रियों पे काम करने के लिए। अब दूसरी बात कि चलिए आपने एक आबादी को तो हटाया, अब ये आबादी मान लीजिए आगे चलो नगरों में, लेकिन नगरों में ये जनसंख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि अब जो सिस्टम था वो पूंजी पे आ गया। तो जो पहले किसी को पूंजी की ज़रूरत नहीं होती थी, आज भी बहुत से जो पुराने क्षेत्र हैं वहाँ पर आदान प्रदान से लोग जीवन यापन कर लेते हैं, तो अब उनको पूंजी मिलने लगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन लोगों ने ऐसे कानून बनाए कि आप ज़्यादा तनख्वाह नहीं दोगे, तो कम तनख्वाह में गुजर बसर होना मुश्किल हो गया। वो आबादी जो कि अपनी ज़मीन पे रहती थी, जिनके पास अपनी ज़मीन थी, अपने खेत थे, अपने काम धंधे थे, वो आबादी अब किराएदार बन गई। वो शहरों में आके किराए पे रहने लगे, तो उनको किराया भी देना पड़ा। और ये जो किराए के मालिक थे ज़्यादातर वही पूंजीपति थे जिनके शहरों में फैक्ट्रियाँ थी और जिनके मकान थे, और इस तरह से उनकी जो निर्भरता है वो पूंजी पे चली गई और वे बेरोजगार हो गए। अब वो ज़्यादा हाथ बढ़ाने लगे, पॉपुलेशन को बढ़ाने लगे अपने, कि ये सोच के कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा हम जो है ना काम करेंगे, हाथ ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन यही तो पूंजीपति चाहता है कि ज़्यादा हाथ हो। और इस ज़्यादा हाथ का क्या फ़ायदा होता है? इस ज़्यादा हाथ का फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसको एक्स्ट्रा लेबर मिल जाती है, जिससे वो लेबर के रेट घटा देता है, और जैसे लेबर बढ़ती है एक पूरी सेना उसके पास खड़ी हो जाती है कि अगर भैया ये लोग काम ना कर रहे तो मैं दूसरे लोगों को उठा के ले आऊँगा और काम पे लगा दूँगा। और इसीलिए बच्चों और महिलाओं को भी औद्योगिकीकरण में शामिल किया गया लेबर के तौर पे। अब साथ में जो मशीनें उत्पादन कर रही है, अत्यधिक उत्पादन कर रही है, उनकी कंजम्पशन कौन करेगा? उनको खाएगा कौन? उनको इस्तेमाल कौन करेगा? क्योंकि गांव तो आपने खाली करा दिए। तो वो जो जिन लोगों को आपने गांव से शहर लेकर आए, यही लोगों की जब मात्रा बढ़ेगी तो यही लोग इसको कंज्यूम भी करेंगे, यही उसका उपभोग भी करेंगे। तो इंसान एक्चुअल जो निर्माता था वहाँ से बदल कर निर्माता तो बना, लेकिन उस निर्माण में उसका हिस्सेदारी ख़त्म हो गई और साथ में वो उसका उपभोक्ता ही बन गया। तो हम
निर्माण कर रहे हैं, उपभोग भी कर रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक हमारा नहीं है और हम उस पर निर्भर हैं, और निर्भर होने की वजह से हमने बच्चों की तादाद बढ़ाई। यही कारण है कि भारत के अंदर हम देखते हैं, अब भारत में मैंने पहले आपको वर्ग बताए, अब इन वर्गों से समझिए कि क्या हुआ। जाहिर सी बात है कि जो द्विज वर्ग था उनको तो फैक्ट्रियों पर निर्भर नहीं होना था, चाहे उसमें क्षत्रिय वंश हो के लोग रहे हों, ब्राह्मण रहे हों और वैश्य रहे हों, क्योंकि वैश्यों के पास पहले से ही देवर ऑलरेडी ट्रेडर्स, उनके पास पहले से ही एक तरह से कानूनी अधिकार था कि वो जो बाकी लोग बना रहे हैं उसका ट्रेडिंग करें, मतलब बेचने का काम, उनका काम प्रोड्यूसर का नहीं था। देवर नॉट प्रोड्यूसर्स, देवर नॉट निर्माता नहीं थे वो चीज़ों के, वो बनाते नहीं थे। जैसे जूता बनता था, कपड़ा बनता था, चूड़ियाँ बनती थी, लोहे के औजार बनते थे, तो बनाने वाले निर्माता होते थे, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, या तो वो खुद बेचते थे या उनके जरिए जो वैश्य वर्ग के लोग आते थे वो सामान को बेचते थे। तो भी उस सिचुएशन में भी हमारे देश के अंदर स्थितियां फिर भी सही थी, क्योंकि शासक संभालने वाले क्षत्रिय थे और एक धार्मिक रूप से संभालने वाले ब्राह्मण थे। तो वो अपने धार्मिक मंदिर, पाठ, पूजा पाठ, इसमें लोगों को सेवा देना, उसमें वो थे और वो उनका चल रहा था। अब अंग्रेज आते हैं। जहाँ तक मुस्लिम आबादी की बात है तो वो भी इसी तरह से सेटल थी, क्योंकि औद्योगिकीकरण का उन पर भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अब क्या होता है कि जब अंग्रेज आते हैं और औद्योगिकीकरण लेके आते हैं, उसके औद्योगिकीकरण में जो मशीनीकरण लेके आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मशीन से उनका उत्पादन शुरू होता है। और जैसा आपने बहुत बार सुना भी होगा या इतिहास की किताबों में पढ़ा भी होगा कि उन्होंने क्या किया, यहाँ का माल उठाया, पहले तो वो ले जाके वहाँ बनाने लगे इंग्लैंड में या पुर्तगाल में, बाद में यहीं उन्होंने फैक्ट्री लगानी शुरू करी। अब जाहिर सी बात है फैक्ट्रियाँ तो उन्होंने लगाई, और यहाँ के जो फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे क्षेत्रों पे कब्जा करते गए, तो जो लोग भूमि वाले थे, एग्रीकल्चर लेबर थे, खेतिहर मजदूर थे, या जो लोगों के अपने हाथ के काम थे, वो धीरे धीरे उनके काम हटते गए और वो फैक्ट्री पे काम करने आते गए। और ये एक निरंतर प्रोसेस कई सालों के सैकड़ों सालों में ये हुआ है। ऐसा नहीं कि एक बार अंग्रेज आ गए, एक बार उन्होंने लगा दिए, धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ, ये 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी में जो शुरू हुआ था इंग्लैंड में, वो यहाँ पर शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में एक्चुअल में। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी, मतलब 200-300 साल बाद यहाँ शुरू हुआ और ऐसे 200-300 साल यहाँ चलता रहा। अब हुआ यूँ कि उत्पादन जो था, जो निर्माता थे, वो निर्माता बदल गए, निर्माता बदल गए, और बदलते 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 धीरे धीरे ऐसी हालत आ गई कि वो निर्माता का जो उत्पादन था वो आम मार्केट में बिकना बंद हो गया, और हर चीज़ जो है ना धीरे धीरे जो है ना वो चली गई किस पे, मशीनीकरण के ऊपर। अब जहाँ तक वैश्यों की बात है, तो वैश्यों को तो काम करना नहीं था हाथों का, क्योंकि उनके पास पहले से पूंजी थी, इसलिए उन्होंने वे और बड़े पूंजीपति बन गए। अब वो बन गए पूंजीपति, वैश्य से पूंजीपति उनमें बदल गए। रजवाड़े थे वे भी कुछ पूंजीपति बन गए, और जो ब्राह्मण थे वे कहीं ना कहीं भारत की जो नई व्यवस्था आई उसके अंदर शिक्षक, एकेडमिक पोजीशंस पे या गवर्नमेंट के अंदर, इस तरह से बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन की वजह से वे लोग वहाँ पर रोजगार के अंदर चले गए। उनको उस तरह से श्रमिक नहीं बनना पड़ा, क्योंकि उनके पास एक दूसरी निधि, एक दूसरी उनके कौशल था। लेकिन अब क्या हुआ, सबसे पहली जो मार इसकी जो पड़ी वो पड़ी ओबीसी वर्ग के ऊपर, क्योंकि भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ, सड़कें बननी शुरू हुई, रेल बननी शुरू हुई। पैसा बेशक किसान को मिलता था, लेकिन एक बार ज़मीन गई तो फिर आप मुश्किल है आपके लिए आगे सर्वाइव करना। दलित वर्ग, जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है, अनुसूचित जाति का, उसके ऊपर इसकी दूसरी मार पड़ी। वो तो सारे काम ही हाथ के करने वाले थे, ओबीसी वर्ग में भी हाथ के काम करने वाले भी थे खेतीहर के अलावा। अब भारत में एक और मार पड़ी, वो थी पशुओं के मांस को कम खाना, गाय को नहीं काटना, भैंस का भी भोजन नहीं करना। उससे हमारा चमड़ा कम हुआ। मैं आपको बताता हूँ
कि भारत में एक जाति है रैगर जाति, और पूरे भारत में नहीं, भारत से लेके बाहर रैगर जाति, जो आज हम पानी लेके जाते हैं ना थर्मस में, और ये पूरी जाति के हाथ से बनाई हुई चमड़े की जो मशाक थी वो चला करती थी। ऐसे ही दूसरी जाति थी तमिलनाडु के अंदर, चमड़े से जूते। आप सोचिए जूते का निर्माण आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, चमड़े को हटा के हमने सिंथेटिक लेकर आ गए, पॉल्यूशन उससे हो रहा है। कपड़ा, हर भारत के लगभग हर घर के अंदर कपड़े का निर्माण होता था। जो गांधी जी कहते हैं ना भी चरखा लेके बैठते हैं, मुझे भी ये बात लेट समझ में आई। तो हम लोग अपना निर्माण स्व निर्माता थे, लेकिन हमारा निर्माण बंद हो गया, फैक्ट्रियाँ आ गई, फैक्ट्रियों से पहले उत्पादन शुरू हुआ, तो क्या वो उत्पादन जो है हमारी मार्केटों में आके फैल गया, हमारी मार्केटों में सेंधमारी हो गई। हमारे बाज़ार, जो छोटे बाज़ार भी थे हमारे, उसमें बड़े नहीं थे वहाँ पर। और इसकी जो शुरुआत हुई वो भी मैं बताऊँगा, एक दूसरे वीडियो में बताऊँगा, खैर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसकी शुरुआत हुई सूरत से। आज भी मैं कहता हूँ सूरत को इंडस्ट्रियलाइजेशन से हटा दो, खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो सारी मार्केट कपड़ा भर दिया, जूता भर दिया, हर छोटी छोटी चीज़। लोहार, बेचारा लोहार का इतना बहुत महत्वपूर्ण जो है ना कभी मुकाम हुआ करता था हमारे भारत के अंदर। देवर द रियल साइंटिस्ट, केमिस्ट्स, एल्केमिस्ट्स, रसायन शास्त्री है लोहार तो हमारे भारत का जो कुम्हार है। अभी मैं राजीव दीक्षित जी का एक बड़ा अच्छा वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास रसायन शास्त्र नहीं था कि हम मेटल के बर्तन नहीं बना सकते थे। हमने तो इतना बढ़िया मेटल बनाया कि 2,500 साल से आज तक लोहे में जंग नहीं लगा है, लेकिन हमने फिर भी मेटल के बर्तन में खाना शुरू नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि उसके सही नहीं है वो। तो इसलिए हमने मिट्टी के बर्तनों तक सीमित रखा अपने आप को। तो क्योंकि अब क्या हुआ कि हम अमीर थे, ओबीसी वर्ग में जो लोग आते हैं या शेड्यूल कास्ट वर्ग में जो लोग आते हैं, हम अमीर थे, दे वर रिच पीपल, उनकी अपनी ज़मीनें थी, उनके अपने काम थे, उनकी अपनी मार्केट थी। अब वो बन गए पुअर, गरीब बन गए। उनके काम ख़त्म होने लगे धीरे धीरे, उनके हाथ के काम जाते रहे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे होने शुरू हो गए, मांस, चमड़ा, इन पर रोक लगनी शुरू हो गई, या ये इनको जानबूझकर कम किया गया ताकि मशीनों और सिंथेटिक लेदर बने, रबड़, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों से निर्माण किया जाए, जो कि हाथ में पूंजीपतियों के आ गए थे। तो जब ये लोग गरीब होने शुरू हुए तो इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू करी। तो इनको लगा कि हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन वो जो गरीबी जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप निर्माता बन रहे हो, निर्माता भी बन रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं जाके, और उपभोक्ता भी बन रहे हो, लेकिन उपभोग और निर्माण के बीच में जो संपदा है, जो मलकियत है, वो आपको नहीं मिल रही है। और जब तक मलकियत नहीं मिलेगी तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि भैया मेरे को तो बच्चों की आबादी की ज़रूरत क्या है। तो यही कारण था कि जो क्षत्रिय है और वैश्य है या ब्राह्मण रहे, उनको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उस मलकियत का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गए या उस पर नियंत्रण हो गया। आदिवासी क्योंकि जंगलों में रहे, उन्होंने औद्योगिकीकरण में वो घुसे ही नहीं, इसकी वजह से उनकी जनसंख्या कम है। तो ये भारत की आबादी का असली सच है। अगर थोड़ी विचार हम मुस्लिम आबादी पे भी रखें तो मुस्लिम आबादी भी जितनी बड़ी मशीनरी में घुसेगी उतनी उसकी तादाद बढ़ेगी, लेकिन वो अभी तक बड़ी मशीनों वाले काम में, श्रम के काम में कम घुसे हैं। वो अभी तक हाथ के और अपने छोटे काम जिसे हम कहते हैं, मतलब वो स्वनिर्माता हैं अभी भी। और क्योंकि वो स्वनिर्माता है, अभी भी उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बाकियों की बढ़ गई है। तो अगर 15% हम मुसलमान लेते हैं तो दलित और मुस्लिम्स की आबादी का एक और बढ़ने का कारण है कि जो बहुत सी जातियाँ थी भारत की, वो इस्लाम में आई, उससे भी उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ी है। तो वो एक अलग मुद्दा है, वो आबादी बढ़ने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आबादी तो दूसरी जो थी, मान लीजिए दूसरी जातियों की आबादी थी, और जिनके हाथ के काम, जिनकी ज़मीनें चली गई, अगर वो इस्लाम में आ भी गए तो बेसिकली वो तो औद्योगिकीकरण से गरीब हो गए ना। तो इसलिए उनको वही जो जो बाकी हिंदू रह गए या जो अपने काम बढ़ा रहे थे आगे, हाथ के काम जिनके ख़त्म हो गए, जो फैक्ट्री में आके और ज़्यादा लेबर करेंगे, जो अपने आप को लेबर की तरह काम करने लगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और ज़्यादा बच्चे कमाएंगे, वही वो करने लगे, इसलिए वहाँ भी उनकी आबादी बढ़ी है। तो जो मेन कारण, जो मुख्य कारण रहा है, वो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण।
आबादी बढ़ने का। अब इसे कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस पे काम करना है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था को और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन रात मैं पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, आंखें गड़ा गड़ा के पढ़ता हूँ। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं भी क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में हूँ, तो थोड़ा सा डोनेशन ज़रूर भेजिए। नहीं तो हमारी वेबसाइट पे कुछ किताबें ज़रूर ऑर्डर करिए, NSPMART.com, NSPMART.com। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 8527533051, 8527533051, 8851188170। मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं एक और पुस्तक प्रकाशित कर रहा हूँ, श्रम का विभाजन, जो कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर है। साथ में मेरी अपनी टिप्पणियाँ भी हैं उसमें। मैं सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो खास करके जो हिंदी भाषा के लोग हैं वो पढ़ें, खूब पढ़ें। आप पढ़ेंगे ना, तभी तो भाई कोई बदलाव आएगा। राजनेता कोई बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है ना। वो तो, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज पढ़ रहा था, और मेरे को कार्ल मार्क्स की एक बड़ी अच्छी बात लगी कि देखिए, उसको हम आज के संदर्भ में रख के सोचें। हम सरकार बदलने जाते हैं, ठीक है, चुनाव होते हैं, हम सरकार बदलने जाते हैं। लेकिन हमारे जो सरकार, अब देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो हम पूंजीवाद से लड़ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूंजीवाद से लड़ रहे हैं। अब हम जिस पूंजीवाद से लड़ रहे हैं, जो पूंजीवाद हमारी समस्या है, हम उससे लड़ने के लिए सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन वो जो सरकार के लिए जो दो हमें पक्ष नज़र आ रहे हैं, 2 3 4 जितने भी पक्ष नज़र आते हैं, वो सारे पक्ष पूंजीवाद से, पूंजीवादियों से पूंजी लेकर ही आगे हमें नज़र आते हैं। उनकी नज़र आना, मीडिया में छाना, वो पूंजी से ही हो रहा है। तो हम किसको बदलने जा रहे हैं? हम तो कुछ बदल ही नहीं सकते ना। तो हम तो बेवकूफ़ ही बन रहे हैं बस, हर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद। तो मैं ये नहीं कहता कि बदलाव नहीं हो सकता, बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव पहले होगा शिक्षा से। मैंने शिक्षा ली है तो मैं आपको शिक्षित कर रहा हूँ। आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी है और थोड़ा सा अपने पे टाइम देना है कि आप भी वो और शिक्षा लो। अरे यार, ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसको वेस्ट मत करो, किताबों में लगाओ प्लीज़। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये बाबा साहेब जी की ये है। वो किताबों में लगा लगा के तो संविधान दिया, इतने सारे रिफॉर्म किए उन्होंने। आप ये मत सोचो, और ये भूल जाओ, अभी पूंजी पूंजी के पीछे भागना भूल जाओ। छोड़ दो पैसे को, समस्याएं पकड़ लो, समस्याओं पे जीवन लगाओ अपने। इस बात पे ध्यान दो प्लीज़। वेबसाइट पे जाएं या डोनेशन दें, 8527533051, 8527533051, 8851188170। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। धन्यवाद।